नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर को आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई और 28 अक्टूबर को उनकी विधायकी भी चली गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने ये कार्रवाई की और चूंकि 3 साल की सजा उनको सुनाई गई थी, इसलिए वो अब विधानसभा के सदस्य नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी को 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जाती है किसी कोर्ट के द्वारा, तो फिर वो किसी सदन का सदस्य नहीं रह सकता। ये न केवल आजम खान के लिए बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें आजम खान रामपुर सीट से चुने गए थे। अखिलेश यादव ने भी मैनपुरी से चुनाव लड़ा था, जीते थे। दोनों ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर के विधानसभा की सीट अपने पास रखी थी और संभवतः ये सोच करके रखी थी कि विधानसभा के भीतर भी और विधानसभा के बाहर भी संघर्ष करेंगे, उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी का पूरा प्रयास करेंगे, जोर लगाएंगे। लेकिन बदजुबानी के लिए मशहूर आजम खान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, ये हम और आप सब जानते हैं। 27-28 महीने तक सुल्तानपुर जेल में बंद रहने के बाद जब इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार की थी और वो बाहर आए थे, तो भी वो अपनी हरकतों से, बदजुबानी से बाज नहीं आए। उन्होंने जेल से बाहर आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फिर बयानबाजी शुरू कर दी थी और बाद में एक प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही भी कि रस्सी जल गई लेकिन बट नहीं गए। तब इस बात के अंदाजे लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आजम खान को बख्शने वाली नहीं है और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले तक इन पर कुल मिलाकर के 87 मुकदमे थे और वो चुनाव के दौरान जो इन्होंने फिर से बयानबाजी की, भड़काऊ भाषण दिए, वो बढ़कर के 90 के आसपास पहुंच गए। लेकिन ये मामला स्पेसिफिकली जिसमें इनको 3 साल की सजा हुई है, ये 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक थाना क्षेत्र में एक गांव में इन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक भाषण दिया था और उस भाषण में देश की जो मौजूदा हालात हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहा था कि उनकी वजह से देश का जो मुसलमान है वो उमस में जी रहा है, यानी तनाव में जी रहा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बयानबाजी की थी और रामपुर के जो डीएम थे, कलेक्टर थे, उन पर तो और भी आपत्तिजनक बयान दिया था। यहाँ तक इन्होंने कहा था, वो वीडियो भी वायरल है, कि ये कलेक्टर वलेक्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो मायावती के जूते अपने रुमाल से साफ करते थे और जीतने के बाद इंशाअल्लाह मैं भी इन लोगों से यही कराने वाला हूँ। तालियां तो बजवा लेते हैं ये लोग, लेकिन इसका नतीजा आगे चल कर के क्या होगा, इसका अंदाजा शायद इनको नहीं था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब
किसी सिटिंग एमएलए की सदस्यता इस तरह गई हो। 2017 वाली जो विधानसभा थी, उसमें भी 4 एमएलए की इसी तरीके से सदस्यता गई थी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं एमएलए थे अशोक चंदेल, ये हमीरपुर सदर से चुने गए थे। सामूहिक हत्याकांड मामले में उनको सजा सुनाई गई थी, उनकी सदस्यता गई थी। कुलदीप सेंगर, उसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उसकी भी सदस्यता चली गई थी। समाजवादी पार्टी के स्वार रामपुर से जो एमएलए अब्दुल्ला आजम, इन्हीं के यानी आजम खान के साहबजादे, उनकी भी सदस्यता चली गई थी। और खब्बू तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, गोसाईगंज फैजाबाद के, फर्जी मार्कशीट मामले में उनको भी सजा सुनाई गई थी, उनकी भी सदस्यता चली गई थी। अब हालत ये है कि रामपुर में फिर से उपचुनाव तय है, क्योंकि जैसे ही इनकी सदस्यता खारिज की विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि सीट वैकेंट हो गई है, खाली हो गई है। चुनाव आयोग को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। 2019 में जो इन्होंने बदजुबानी की थी प्रधानमंत्री से लेकर के कलेक्टर तक के खिलाफ, 3 धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और अदालत ने तीनों धाराओं में इनको दोषी माना और इनको मैक्सिमम सजा सुनाई, यानी 3 साल की सजा सुनाई। फौरी तौर पर तो इनको जमानत मिल गई और ये कुछ समय बाहर रहेंगे जब तक कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट में इन्होंने निचली अदालत की के द्वारा सुनाई गई इस सजा को चैलेंज करने का फैसला किया है। लेकिन 3 साल की सजा का मतलब ये है कि इस मामले में इनको रियायत मिलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपनी अतीत में कुछ निर्देश दे चुकी है और चुनाव आयोग के भी साफ-साफ दिशा निर्देश हैं। 13 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को ये कहा था कि वो अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित करें। जनता को ये बताएं कि दागी छवि के नेता को उम्मीदवार आपने क्यों बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि दागी उम्मीदवार का नाम घोषित होने के 72 घंटे के भीतर आपको उनके बारे में सारी जानकारी प्रकाशित करनी होगी, सार्वजनिक करनी होगी। और 13 फरवरी 2020 का सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया था, इसके बाद 11 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग ने भी दागियों को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी टेलीविजन को, अखबार को 3 बार देनी होगी, 3 बार प्रकाशित करवानी होगी और विज्ञापन का कार्य जो है नामांकन वापसी की आखिरी तारीख से पहले पूरा करना ज़रूरी है, ताकि जनता को ये पता चल सके कि उसके क्षेत्र में चुनाव जो लड़ रहा है उसका आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? कितना शानदार उसका आपराधिक रिकॉर्ड है ये। अब सवाल ये है, आप भी जिन-जिन क्षेत्रों में रहते हैं, उन क्षेत्रों में दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अखबारों में उनके द्वारा दिए गए विज्ञापन देखे हैं? या टेलीविज़न चैनलों पर आपने कभी देखा है कि उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद अखबारों में विज्ञापन दिए हों या टेलीविज़न पर विज्ञापन दिए हों? कम से कम मैंने तो नहीं देखा है। और अगर जो एक शर्त थी चुनाव आयोग की कि जो प्रतिष्ठित अखबार या चैनल हैं, उनमें ही ये सूचना दी जाए, 3 बार प्रकाशित किया जाए, प्रसारित कराया जाए,
लेकिन सवाल ये है कि वो चैनल या अखबार प्रतिष्ठित है या नहीं है, ये परिभाषा कौन तय करेगा? और ये तो औपचारिकताएँ सब पूरा कर लेते हैं, किसी अखबार में छपवा दिया, किसी को पता भी नहीं चला, किसी टेलीविज़न चैनल को भी दे दिया, कहीं कुछ चल गई थोड़ी बहुत खबर खबर चल गई या कोई सूचना चल गई, पट्टी चल गई, कौन देख रहा है? और ऐसे अगर टेलीविज़न चैनल हैं जो बहुत ही कम व्यूअर्स जिनके हैं, तो उसमें ये खेल कर जाते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि आज़म खान अकेले नहीं हैं, जिन पर इतने सारे मुकदमे हैं। हालाँकि इतने मुकदमे तो किसी और पर नहीं होंगे, जितने आज़म खान के सिर पर इस समय हैं। 90 मुकदमे इनके सिर पर हैं। इसके अलावा 43 मुकदमे इनके बेटे के ऊपर हैं और इनकी पत्नी के ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। कुल मिलाकर के तीनों के ऊपर 165 मुकदमे हैं। ये 2022 में जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने एफ़िडेविट दाखिल किया था, उस एफ़िडेविट में खुद बताया हुआ है कि हम तीनों पर, पिता, पुत्र और इनकी पत्नी पर 165 मामले दर्ज हैं। अब तो वो संख्या और भी बढ़ गई है। लेकिन अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की ही बात करें, हालाँकि ये पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में सभी पार्टियाँ, अधिकांश पार्टियाँ कहना अधिक सही होगा, सभी पार्टियाँ ऐसा करती हैं, गारंटी के साथ अभी नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश पार्टियाँ यही करती हैं कि जो दागी हैं, जिन पर मुकदमे कायम हैं, उनको भी टिकट दिए जाते हैं, उनको भी चुनाव लड़वाए जाते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की आबादी इस समय करीब-करीब 25 करोड़ के आसपास है। 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं और इसमें अगर हम देखें तो आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान से भी बड़ा एक तरीके से देश माना जाएगा। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहा जाता है, उत्तराखंड भी उससे कट कर के अलग हो गया। इसके बावजूद दुनिया के जो 5 बड़े देश हैं आबादी के लिहाज से, तो इसको छठा देश माना जा सकता है उत्तर प्रदेश को, छठा या सातवां। ऐसे उत्तर प्रदेश में अपराध भी उसी संख्या में होते हैं और हर तरह के अपराध होते हैं। उसमें हत्या भी है, हत्या का प्रयास भी है, लूट भी है, डकैती भी है, हत इसके अलावा रेप भी है, तमाम तरह के संगीन अपराध यहाँ यहाँ और राजस्थान में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, वो भी उठा करके देखें तो 2 स्टेट ये ऐसे हैं, जो एक-दूसरे से होड़ करते हैं। ऐसे में जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, उनकी हालत भी ऐसी ही है और पॉलिटिकल पार्टियाँ ये जानते समझते हुए भी दागियों को, जिनके ऊपर मुकदमे हैं, उनको अपने प्रत्याशी बनाते हैं, ये और भी हैरानगी की बात है। 2022 की ही अगर हम बात करें, मौजूदा विधानसभा की अगर हम बात करें, तो आधे से अधिक एमएलए दागी हैं, यानी 403 में से 205 पर कोई ना कोई मुकदमा है। 51% एमएलए ऐसे हैं मौजूदा विधानसभा में जो दागी हैं, जिनकी क्रिमिनल पृष्ठभूमि है। जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसने ये कहा है कि 158 एमएलए तो ऐसे हैं जिन पर हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और ये टोटल जो एमएलए हैं 403, उसका 37% है, यानी जिन पर गंभीर मामले हैं। और अगर सत्तारूढ़ बीजेपी की बात करें तो 111 एमएलए ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, यानी क्रिमिनल पृष्ठभूमि के हैं और इनमें भी 95 ऐसे हैं जिन पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। और अगर मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के भी आपको बताऊं,
तो समाजवादी पार्टी के 71 एमएलए हैं जो टेंटेड हैं, मतलब आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। राष्ट्रीय लोकदल के 8 में से 5 हैं। एसबीएसपी इसके 4 एमएलए हैं दागी। इसके अलावा जो निषाद पार्टी है उसके 4 हैं, अपना दल एस के 2 हैं, जेएसडीएल के 2 हैं, कांग्रेस के 2 हैं और बीएसपी का 1 एमएलए दागी है। और अगर इनमें हम लगाएं कि गंभीर किस्म के जो एलिगेशन हैं, गंभीर धाराओं में, संगीन धाराओं में जो मामले दर्ज हैं, तो उनमें बीजेपी के 95, समाजवादी पार्टी के 48 और बाकी वैसे ही हैं, यानी आरएलडी के 5, एसबीएसपी के 4, निषाद के 4, अपना दल एस के 2, जेएसडीएल के 2, कांग्रेस के 2, बीएसपी के 1। ये तो 2022 का हाल है। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 का हाल भी कोई इससे कमतर नहीं था। टोटल प्रत्याशी जो लड़े थे उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या थी 4,823 और इनमें से 859 पर अपराध दर्ज थे, अपराधी थे वो। और उनमें से, यानी 4,823 में से जिन पर 859 पर आपराधिक मामले थे, इनमें से जीत करके भी आ गए 143। 2012 में आपराधिक प्रवृत्ति के 189 एमएलए जीत करके आए, 2017 में 143 एमएलए जीत करके आए, 2022 में 205 जीत करके आए हैं। यानी इस विधानसभा में अधिकांश, सर्वाधिक पिछली 3 विधानसभा के मुकाबले इसमें ज़्यादा टेंटेड हैं, ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, दागी किस्म के हैं। बीजेपी ने 312 सीटें जीती 2017 में, 114 पर मुकदमे थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ने 72 सीटें जीती थी और इनमें से 20 पर एफआईआर थी। ये मैं 2017 की बात बता रहा हूं। और 2022 की अगर हम बात करें तो वो मैंने अभी आपको सारे आंकड़े पढ़ करके बताए हैं कि 2022 में 158 पर हत्या जैसे मामले दर्ज हैं और इन 158 में से 111 तो बीजेपी के हैं, जिनमें से 95 पर गंभीर किस्म के आरोप हैं। समाजवादी पार्टी के बताए मैंने, आरएलडी के बताए, बीएसपी के बताए। और ये शो करता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें दूध की धुली हुई नहीं है। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि साहब, अगर आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ही ढूंढ ढूंढ करके प्रत्याशी बनाते हैं तो अपराध कैसे रुकेंगे? अलग अलग क्षेत्रों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उन क्षेत्रों में शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो तो हमेशा दबाव में रहेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से कई तरह के जो उपाय किए गए हैं अपराधियों को अंकुश में रखने के लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर आप नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के लिए कुल मिलाकर के 979 प्रत्याशी मैदान में थे और आपको जान करके हैरानगी होगी 220 प्रत्याशी ऐसे थे जिन पर मुकदमे दर्ज थे। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के जो 216 कैंडिडेट खड़े हुए थे चुनाव लड़ने के लिए, उनमें से 117 पर मुकदमे थे। कोई पार्टी पीछे नहीं है, दागियों को सब टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं। 117 का मतलब ये है कि 54% जो प्रत्याशी थे इन पॉलिटिकल पार्टियों के, उन पर मुकदमे थे और चुन करके जो आए थे 80, उनमें से 44 पर आपराधिक मुकदमे थे। यानी 56% जो चुनकर के सांसद आए
वो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। भारतीय जनता पार्टी के 61 एमएलए चुन करके एमपी चुन करके आए थे, 35 के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। और हैरानगी की बात यह है कि कांग्रेस की एक चुन करके आई सोनिया गांधी रायबरेली से, और उन पर भी मुकदमा दर्ज था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पॉलिटिकल पार्टियां स्वच्छ राजनीति हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट ना दिए जाएं, इसके प्रति कितनी संजीदा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।